तो फ्रेंड, आज का वीडियो देखने के बाद जितना भी मीडियाटेक का मोबाइल आपके पास आए तो आप जल्दी से जल्दी इसको ट्रेसिंग कर सकेंगे। और बूट सीक्वेंस जो होता है, बूट सीक्वेंस किस तरीके से चेकिंग करना होगा, ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से बताया है। और डेट मोबाइल या रिस्टार्ट प्रॉब्लम, जो कोई भी मीडियाटेक का सीपीयू का मोबाइल आए आपके पास, तो जल्दी से जल्दी आप ये फॉल्ट ढूंढ सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका मॉडल ओप्पो A16K है और ये कुछ दिन पहले ये वाटर डैमेज हुआ था, तो दूसरा शॉप से सर्विस भी किया था, लेकिन चलते चलते एक दिन पहले अपने आप बंद हो गया है। तो फ्रेंड, मैंने पहले ये चार्ज डाल के दिखाया है, लेकिन चार्ज कुछ भी नहीं ले रहा है। और डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है और एक बार कनेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो, ये मैक्सिमम 35-40 करके ऑटो रीडिंग ले रहा है। इसका मतलब बोर्ड पे कुछ शॉर्टिंग है। तो फ्रेंड, एक फॉल्ट मेरे को मिला है जो शॉर्ट है, लेकिन इसको कंफर्म करना चाहिए ये बोर्ड पे शॉर्ट है या वाटर डैमेज से सब बोर्ड पे या डिस्प्ले पे कुछ कंपोनेंट शॉर्ट के वजह से ये ऑटो रीडिंग ले रहा है नहीं ले रहा है। तो चलिए, मैंने डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है, तो देख सकते हो 1-2 ले रहा है। इसका मतलब है मेरे हिसाब से ये शॉर्ट नहीं है। तो मैंने प्रेस कर रहा हूँ जो पावर स्विच, ये 70-74 लेके 0 पे आ रहा है। तो फ्रेंड, पहले जो काम है, ये तो एक मीडियाटेक का जो सीपीयू यूज़ किया है, तो पावर आईसी मीडियाटेक का होगा। तो पहले इसको देखना पड़ेगा इस पे कौन सा पावर आईसी यूज़ किया है। तो 70 जो ले रहा है, तो मेरे हिसाब से वीपेज भी बन रहा है और आपका पावर आईसी भी कम कर रहा है। फिर भी चलिए, मैं एक एक करके इसका जो सील्ड है रिमूव करके आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करना चाहिए ये भी दिखाऊंगा। तो चलिए, जो यहाँ पे DC to DC लगा हुआ है, इसका सील्ड रिमूव करके एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कितना वाटर डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद पावर आईसी को एक एक करके उसका जो बूट सीक्वेंस है एक बार चेकिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए, सील्ड को काट देते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो ये सील्ड को रिमूव कर दिया है और कुछ भी डैमेज मेरे को नहीं लग रहा है, आप भी देख सकते हो। तो चलिए, एक बार डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करके और पावर स्विच को शॉर्ट करके एक बार देख लेते हैं। वीपेज तो बन रहा है 100%, लेकिन उस वोल्टेज पे कुछ फ्लक्चुएट है या नहीं है, एक बार चेकिंग कर लेते हैं। तो उसका पहले एक बार आपको GR वैल्यू से एक बार चेकिंग कर लेते हैं, उसका वी वैट पे कुछ शॉर्टिंग है या वीपेज लाइन पे कुछ शॉर्टिंग है, ये GR चेकिंग करके एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, डायरेक्ट मोड पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका GR वैल्यू देख लेते हैं। तो एक तरफ है 468 और प्रोब घुमा के है 2600 तक आ रहा है। तो इसका मतलब है वहाँ पे वी वैट पे कुछ शॉर्टिंग नहीं है। और वीपेज जो कॉइल है उस पर एक बार GR ले लेते हैं। तो फिर देख सकते हो ये यहाँ पे भी आपका शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। तो वीपेज पे भी जो वीपेज लाइन है उस पे भी कुछ शॉर्टिंग नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो चलिए, एक बार डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करके एक बार चेकिंग करते हैं। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे 3.9 वोल्ट आ रहा है और फ्लक्चुएट भी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा रुक के मैं चेकिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे 3.9 वोल्ट लेकिन फ्लक्चुएट नहीं है। तो इसके बाद जो देखना पड़ेगा, आपका पावर आईसी का जो सील्ड है इसको एक बार रिमूव करके देख लेते हैं। तो चलिए, कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इतना सील्ड मैं कटिंग कर रहा हूँ इसलिए जो ये वाटर डैमेज है। तो फ्रेंड देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा भी कटिंग कर लिया है, लेकिन पावर आईसी के आसपास में फंगस बन चुकी है। तो अच्छी तरीके से कटिंग करके देख लेता हूँ यहाँ पे कितना कंपोनेंट डैमेज हुआ है। तो चलिए, मैंने कटिंग कर लिया है। तो फिर देख सकते हो वहाँ पे फंगस बन चुकी है। और 6357 CRV जो MT 6357 CRV है, ये पावर आईसी यूज़ किया है। तो चलिए, ये पावर आईसी को रिमूव करके वह दे लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फंगस बन चुकी है, हो सकता है उसका अंदर जो नीचे में जो बॉल है ये डैमेज भी हो सकता है, इसलिए मैंने आईसी को रिमूव कर रहा हूँ। तो चलिए, रिमूव कर लेते हैं। तो मैंने रिमूव कर दिया है और मेरे को तो ठीक ठाक ही लग रहा है, क्योंकि अंदर पे कुछ डैमेज नहीं हुआ है। तो इसी आईसी को एक बार रिवॉल्व कर देते हैं, रिवॉल्व करके इंस्टॉल करके इसका जो वोल्टेज वगैरह है एक बार चेकिंग करेंगे। तो चलिए, इसको क्लीन करके आईसी को
एक बार आपको दिखाते हैं। इसका नीचे भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, तो रिबल कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जितना भी ये वाटर डैमेज से मोबाइल आए तो एक बार अच्छे तरीके से आई स्कैन करना ज़रूरी है, और हो सके ये आईसी के आसपास डैमेज हो जाए तो आपको एक बार आईसी को रिमूव करके एक बार रिबल करके भी बैठाना अच्छा होगा। तो एक कैपेसिटर जो है ये मेरे को डैमेज लग रहा है, और ये कौन सा लाइन है या लाइन टूट गया है, कट गया है, ये भी देखने का ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कैप है आईसी से लाइन हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। ये कौन सा लाइन है देखना ज़रूरी है। तो जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर देख सकते हो ये कैप जो लगा हुआ था ये डैमेज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे लाइन ठीक ठाक ही है। तो चलिए आईसी को इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने पावर आईसी को इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी जो करना है, ये डीसी पावर सप्लाई को एक बार कनेक्ट करके ये कितना रीडिंग ले रहा है ये पावर स्विच शॉर्ट करके ये देखना ज़रूरी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा रुकिए। हाँ, अभी ठीक हो गया है। तो चलिए फिर देख सकते हो यहाँ पे 1 2 ले रहा है, और पावर जो की है उसको शॉर्टिंग करके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ का वायर जो शॉर्टिंग किया था रिसोल्व करके तो टूट गया है। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे 71 72 तक ले रहा है। इसका मतलब है आपका डीसी टू डीसी जो है ये कम कर रहा है, वीपीएच बन रहा है। उसके बाद आपका पावर आईसी भी ठीक ठाक ही लग रहा है, क्योंकि पावर स्विच दबाने से आपका 72 तक जाके और रिटर्न आ रहा है, तो पावर आईसी कम कर रहा है। तो 6357 सीआरबी में जो पांचों कॉयल जो बक कॉयल यूज़ करता है, तो एक एक करके इसका जो वोल्टेज है एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला जो बक कॉयल चेक कर रहा हूँ ये हाई एलडीओ का है, तो देख सकते हो यहाँ पे 2.0 मिल गया। सेकेंड नंबर जो कॉयल है 0.8 वोल्ट मिल गया, और तीसरा जो है ये भी 0.8, और चौथा जो है इसमें भी 0.8 वोल्ट मेरे को मिल गया है। इसमें वोल्टेज अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये VPA का है, ये सिम लगाने के बाद ही ये वोल्टेज मिलेगा। तो फ्रेंड, हाई एलडीओ और लो एलडीओ का जो कॉन्सेप्ट है, ये लो एलडीओ का जो वोल्टेज है इसमें से नहीं मिलेगा। जितना भी 6357 सीआरबी यूज़ किया है मोबाइल पे, तो लो एलडीओ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से हाई एलडीओ मिलेगा, आउटपुट करेगा। उसके बाद उसी हाई एलडीओ को यूज़ करता है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर पे, उसमें से आपका लो एलडीओ 1.3 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो इसी आईसी में जो आउटपुट कर रहा है हाई एलडीओ, और पांचों कॉइल से चारों कॉइल में मेरे को वोल्टेज मिल गया है। तो फ्रेंड, ये जो मोबाइल है ओप्पो A16 का, तो इसका आपका सेमिस्टिक डायग्राम भी नहीं मिलेगा, और हार्डवेयर सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, और बिट मैप भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए और भी अच्छे तरीके से समझ लेना ज़रूरी है, तो चलिए अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने एक ड्रॉ कर रहा हूँ, तो चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं 3 आईसी ड्रॉ किया है। एक है BQ जो DCT-DC है, और एक PM जो पावर आईसी है, और एक है CPU। तो PM से जो CPU का जो वोल्टेज आउटपुट करता है PM से और CPU में जाता है, ये चारों कॉइल यहाँ पे है। एक है पहला वाला जो बनता है जो वोल्टेज, ये है मॉडेम का। उसके बाद V Pro का, और जो तीसरी है ये VPA का। तो अभी जो मार्किंग मैंने किया है, तो ये VPA का वोल्टेज अभी नहीं बनेगा, ये सिम डालने के बाद बनेगा। जो क्वालकॉम में आपका मॉडेम जो कॉइल है मॉडेम का, उसमें बाद में बनता है सिम डालने के बाद। तो ये मीडियाटेक में आपका VPA का वोल्टेज बाद में बनता है, और V कोर का। तो ये तीनों वोल्टेज मेरे को मिल गया है। ये मॉडेम, एक V Pro और एक है V कोर, ये तीनों 0.8 करके मेरे को वोल्टेज मिल गया है।
और यहाँ पे BQ IC में जब भी बैटरी लगेगा तो यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज BQ में जाएगा और BQ में जाने के बाद ही आपका ये वोल्टेज VPH बन जाएगा जो 3.7 है। तो ये 3.7 वोल्ट आपका पावर IC में आ जाएगा। तो आने के टाइम पे आपका जो पावर स्विच है, ये स्विच में आपका वोल्टेज 3.7 मिल जाएगा। जो VVAT का जो वोल्टेज होता है ये पावर स्विच में भी मिलता है। और स्टिकर करने के बाद ही साथ में साथ ये मॉडेम V Pro और V Core जो वोल्टेज है ये बन जाता है। और एक जो है आपका हाई LDO का जो वोल्टेज होता है ये भी बन जाता है। तो एक जो हो गया पहला वोल्टेज ये मॉडेम का जो CPU में चला जाता है। दूसरी जो है ये V Pro का जो CPU में चला जाता है। और तीसरी जो है VPA का ये अभी नहीं बनता है, ये सिम डालने के बाद ही बनेगा। उसके बाद जो है V Core सीधा CPU में चला जाता है। तो फ्रेंड AMT6357 CRB में जो 5 कॉइल यूज़ होता है, 4 कॉइल तो मैंने दिखा दिया और एक जो बाकी है मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये है हाई LDO का है। तो ये हाई LDO जब बनता है यहाँ पे 2.0 मिलता है आपका वोल्टेज। ये आपका एक्सटर्नल जो बक कन्वर्टर होता है उसमें से ये इनपुट होता है और उधर से आपको ये बक कन्वर्टर से आपका लो LDO बनता है जो घूम के ये PM में जाता है। तो फ्रेंड ओप्पो का जो मोबाइल में डेड मोबाइल जो रिपेयर कर रहा हूँ, इसका मॉडल जो है ओप्पो A16K का। तो ये चारों कॉइल पे मेरे को वोल्टेज मिल गया है। एक जो है पहला वाला मॉडेम जो 0.8 वोल्ट मेरे को मिल गया है। दूसरी जो है जो कॉइल तो V Pro का है, वहाँ पे मेरे को 0.8 वोल्ट मिल गया है। तीसरी वोल्टेज जो मेरे को मिला है ये V Core का है जो 0.8 वोल्ट मिला है। और चौथा जो है ये है हाई LDO का जो 2.0 मेरे को मिल गया है। तो ये मीडियाटेक का सेट में जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये चारों कॉइल पे मेरे को वोल्टेज मिल गया है विदाउट फ्लैक्चुएट नहीं है इस वोल्टेज पे। तो इधर से पता चलता है ये PM टोटली कम कर रहा है, ये PM तक आपका मोबाइल सही है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो करना है AMT6357 का जो बूट सीक्वेंस है आपका ज़रूरी नहीं है क्योंकि पावर की में वोल्टेज मेरे को मिल गया है। और लास्ट वाले जो बूट सीक्वेंस का है रीसेट B, ये एक लाइन है जो CPU को पता चलता है PM तक ठीक ठाक है। और CPU इस वोल्टेज को मिलने के बाद ये 1.8 वोल्ट ये रीसेट B में मिलता है जो रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया है। ये PM CPU को भेजता है जो CPU चलने के लिए। तो CPU को जब ये 1.8 वोल्ट मिल जाता है तो CPU एक वोल्टेज PM को भेजता है जो CPU ठीक ठाक है तो अभी सेट रनिंग करना है। तो ये लाइन है वॉचडॉग का। तो ये दोनों लाइन पे आपको 1.8 वोल्ट मिल जाता है। तो अभी जो करना है ये 2 लाइन चेकिंग करना है आपका, एक रीसेट B का और दूसरी जो है ये आपका नीचे में वॉचडॉग का। तो एक तो PM टोटली जो बूट सीक्वेंस ठीक ठाक होगा तो आपका CPU में एक 1.8 वोल्ट जाएगा रीसेट B का नाम से एक लाइन। तो CPU जब ये 1.8 वोल्ट CPU को मिल जाएगा तभी CPU एक वोल्टेज वॉचडॉग का नाम से PM को भेजेगा जो 1.8 वोल्ट। ये दोनों लाइन आपका चेकिंग करने से दोनों लाइन मिल जाता है तो PM भी ठीक है और CPU भी ठीक ठाक काम कर रहा है। उसके बाद आपको MMC को चेकिंग करना पड़ेगा, इसका हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा। तो अभी जो करना है एक तो रीसेट B का चेकिंग करना पड़ेगा 1.8 वोल्ट। उसके बाद CPU से आ रहा है या नहीं आ रहा है वॉचडॉग का जो लाइन है 1.8 वोल्ट, ये दोनों लाइन मैं चेकिंग करूँगा। ये दोनों लाइन आपका सही या सही वोल्टेज मिल जाएगा तो आपका CPU तक ठीक ठाक है। उसके बाद eMMC जो है उसको चेकिंग करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, मैंने इसलिए बॉर्नियो को ओपन कर लिया है और Redmi 9A का जो मॉडल मैंने सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि Oppo A16K का इस पे मॉडल नहीं है और सेमिस्टिक डायग्राम भी नहीं है और बिट मैप भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने 9A को चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे 6357 यूज़ किया है
और मेरे को जो दोनों लाइन चाहिए, ये एक है रीसेट भी जो दिखा रहा हूँ, इस लाइन का जो पिन नंबर बॉल का जो नंबर है आपका R5, और दो जो लाइन है वॉच डॉग का, तो ये T8, ये दोनों लाइन मेरे को चाहिए। तो 9A का तो जो लाइन है जो सीधा आपका CPU में जा रहा है, आप भी देख सकते हो। इसका TP पॉइंट जो है ये देख के रखा है, लेकिन Oppo A16K में आपका TP पॉइंट कहाँ पे है ये मेरे को नहीं पता है। तो मैं जो काम करूँगा, ये आपका R5 और जो T8 है, ये दोनों लाइन को मैं पावर IC रिमूव करके अंदर से दो जम्पर बाहर निकाल के चेकिंग करूँगा ये 1.8 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार बीट मैप पे देख लेते हैं ये आपका R5 और T8 कहाँ पे है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, मैंने जो बीट मैप है मैंने ओपन कर लिया है। तो आप देखना है यहाँ पे R5 और T8 कहाँ पे है। तो पहले जो 9A का जो TP पॉइंट है रीसेट भी का, तो उस पर मैंने क्लिक कर दिया है और आप देख सकते हो सीधा लाइन IC के अंदर कहाँ पे है ये मैंने दिखा भी दिया है आपको। जो लाइन IC के अंदर जो डिटेक्ट कर रहा है वो है आपका R5, और एक जो लाइन है तो वॉच डॉग का, ये CPU से सीधा आता है पावर IC के नीचे, ये T8 पिन नंबर पे। तो इसी तरह आपको T8 को गिनती कर लेना है। पहले तो आपको जिस टेक्नीशियन का ये IC गिनती करना आता है वही ये समझ पाएगा। तो ये है T8 जो मैंने IC के पिन नंबर डिटेक्ट कर दिया है, ये है T8। तो चलिए ये दोनों लाइन पे एक T8 और R5 में दो जम्पर निकल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे 1.8 करके वोल्टेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हो ये R5 T8 दोनों जम्पर मैंने बॉल पेट से कर लिया है और वीडियो को थोड़ा कटिंग कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए मैंने कटिंग करके बनाया है यहाँ पे। तो चलिए IC को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने IC को इंस्टॉल कर दिया है और बोर्ड को DC पावर सप्लाई से कनेक्ट भी कर दिया है। तो एक बार जो बक कॉइल का जो वोल्टेज है एक बार चेकिंग कर लेते हैं। तो जो वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है ये VPA का है। तो और जो कॉइल है एक एक करके चेकिंग कर लेते हैं। तो 0.8 करके मिल रहा है और जो हाई LDO ये भी मेरे को मिल गया है 2.0। तो अभी जो देखना है ये R5 और T8 से जो
वॉच डॉग का, रीसेट बी का, दोनों वोल्टेज चेकिंग करना है। तो फ्रेंड देख सकते हो रीसेट बी में आपका 1.8 वोल्ट मेरे मिल गए। तो फीडबैक सीपीयू क्या दे रहा है, ये भी 1.8 वोल्ट बैकअप जो सीपीयू से आउटपुट कर रहा है, ये भी मेरे को मिल गया है। तो अभी जो करना है, ये सीपीयू तक सब कुछ लाइन ठीक ठाक ही है। तो अभी जो करना है, ये eMMC को आपका इसको रिमूव करके एक बार हेल्थ चेकिंग करना है। तो चलिए इस eMMC को एक बार रिमूव करते हैं और EFI बॉक्स के थ्रू इसका हेल्थ रिपोर्ट ले लेते हैं। तो फिर मैंने आईसी को रिमूव करके रीबॉलिंग कर लिया है। तो चलिए EFI बॉक्स के अंदर इसको रख के एक बार इसका हेल्थ रिपोर्ट ले लेते हैं। तो चलिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई मैंने क्लिक कर दिया है।
तो फ्रेंड देख सकते हो आइडेंटिफाई हो गया है, लेकिन यहाँ पे मॉडल नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है ये दूसरा कोई शॉप पे ये फ्लैशिंग किया है, फ्लैशिंग के वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो इसका हेल्थ जो रिपोर्ट मैंने दिखाता हूँ आपको, ये 10%, 20%, 0%, 10% करके आया है। तो इसका मतलब है इसका हेल्थ ख़राब हो गया है। तो फ्रेंड इसके बाद इसका हेल्थ रिपेयर करना पड़ेगा। तो रिपेयर करेंगे तो कस्टमर से पूछ के रिपेयर करने के बाद आपको ये वीडियो डाल दूंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और नया जो फ्रेंड है मेरे चैनल पे आया है, वीडियो अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब करके रखना। और ये इसी तरह मैं वीडियो बनाता हूँ जो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरिकल, और कोई चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।